एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के लेक्चर में। ऑनलाइन लेक्चर हम लोग साथ में हमारा चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 7 है ज्योग्राफी का, भारत के भूगोल का। कल हमने पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब पॉलिटिकल मैप के बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अपना अगला टॉपिक लेके चलेंगे, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, भारत का भू आकृतिक या भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, अब भारत के भू आकृतिक प्रदेश के साथ एक चीज़ समझिएगा, लगभग 50% आपकी जो ज्योग्राफी है, भौगोलिक ज्योग्राफी जो है, वो इसी के साथ चलेगी। इसके अंदर इसको कई पार्ट में बांटा गया है, उन पार्ट्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो इसमें है Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद है प्रायद्वीपीय या फिर शेष भारत, इसमें दक्षिण भारत भी शामिल है। शेष भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है द्वीप समूह, उसके बाद है भारत के पठार, फिर है भारत के मैदान, उसके बाद आपका नंबर आएगा भारत का मरुस्थल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 6 पार्ट में, 6 प्रकार या 6 भागों में भौगोलिक रूप से पूरे भारत को बांटा गया है। और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप, हमको शायद 2 से 3 क्लासेस लगे इसके बारे में सारी चीज़ों का डिस्कशन करने पर। ठीक है, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय के विभाजन, हिमालय की विशेषताएं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम नीचे नीलगिरी से स्टार्ट करके बीच में सतपुड़ा, मैकल रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप समूह के बारे में जितने भी भारत के छोटे बड़े प्रमुख द्वीप समूह हैं, जहाँ आबादी का निवास भी है और आर्थिक, सामाजिक और जियोपॉलिटिकल रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद है भारत के पठार। अलग अलग तरीके के भारत के पठार हैं, कई 7-8 तरीकों में बांटा गया है। हालांकि बटे तो बहुत क्षेत्रों के हिसाब से हैं, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कुछ के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। भारत का मैदान है, जिसमें गंगा का मैदान है, पंजाब में सिंधु नदी का मैदान है, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र का मैदान है, कृष्णा कावेरी का मैदान है, गोदावरी का मैदान है। फिर भारत के मरुस्थल की बात करेंगे, जिसमें थार और साथ ही साथ कच्छ के रण में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनकी हमको बात करनी होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते चलते हैं, वो है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को साथ में लेके चलने की बात ये, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्लास में इंडिया पॉलिटिकल के बारे में पढ़ा था और इंडिया पॉलिटिकल के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमने द्वीप समूह छोड़ दिए थे कि द्वीप समूहों की राजधानियाँ क्या हैं, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी हम पॉलिटिकल प्लस भौगोलिक दोनों तरीकों से द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऊपर। पहला हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, भारत के द्वीप समूह। और भारत के द्वीप समूह में सबसे पहले आप नंबर पे आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसका कोई भी सिमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे कई द्वीपों समूहों से मिलकर ये बनी हुई संरचना है। ठीक है, इस तरीके से
इसका कोई भी सिमेट्रिकल आपको चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। और ये होते क्या है, एक सेकंड आप ये समझिए, जो अंडमान निकोबार है या फिर ये जितने भी द्वीप समूह हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो पठारी क्षेत्र हैं, जो समुद्र की सतह पर उभरे हुए पहाड़ हैं या पठार हैं, ये उनके टॉप हैं, ठीक है। इनका सबसे ऊंचाई के क्षेत्र है जो जल से बाहर आ गया है, जलमग्न क्षेत्रों से या समुद्र की सतह को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल आया है और ये द्वीप समूहों के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो 572 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, और इसको बांटा गया है अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे अंडमान और निकोबार की। तो इसमें अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इसको 2 हिस्सों में बांटता कौन है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा नीचे से आ रही है वहाँ से 1 2 3 4 करके 10 डिग्री जो चैनल होती है वो इन दोनों के बीच में है। ये मैंने सिर्फ अभी अंडमान का ड्रॉ किया है, अंडमान है और इसके नीचे इन जगहों पर निकोबार आइसलैंड से निकोबार है, ठीक है, निकोबार है। और यहाँ बीच से इस जगह से अंडमान और निकोबार को अलग कर रही है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो सबसे पहले हम लोग अंडमान की बात कर लेते हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और लेके चलेंगे, जैसे पोर्ट ब्लेयर जो है, ठीक है, इस पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब इसके बाद हमको अंडमान का विभाजन पढ़ना है, ठीक है। निकोबार अभी शामिल मत करके चलिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंडमान के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान, उसके बाद है मध्य अंडमान, उसके बाद है दक्षिण अंडमान और उसके बाद है लिटिल अंडमान। इन 4 श्रेणियों में अंडमान को पूरी तरीके से विभाजित किया गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। जो ये राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. दक्षिण अंडमान मतलब अगर आपका ये उत्तरी अंडमान है, ठीक है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। अब अंडमान और निकोबार की अवस्थिति आप देखिए किस तरफ पे है। भारत जो है, ये भारत अगर है तो भारत के राइट साइड पर इसकी अवस्थितियां हैं इस जगह पर। तो अगर इसके राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर इस जगह से यहाँ पे मालदीव है, माफ़ कीजिएगा, म्यांमार है, ठीक है, और म्यांमार के साथ यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सुमात्रा है, ठीक है, और यहाँ बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अभी इसकी ये चीज़ समझ के चलिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऊपर, क्योंकि मैं अभी चैनल्स की बात करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देख लीजिए, एक है एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, सक्रिय, ये पूरे भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसकी अगर अवस्थिति को आप देखेंगे तो सक्रिय ज्वालामुखी जो ये है ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं यहीं पर है, ठीक है, उत्तरी अंडमान के
पूर्व में, ठीक है। और एक ज्वालामुखी आपका है नारकोंडम। देखिए ये निष्क्रिय है, ठीक है, सक्रिय नहीं है, अर्थात सुषुप्त है, सुषुप्त अवस्था में है, ठीक है। और ये है कहाँ? दक्षिण अंडमान के पूर्व में, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है आपको? ये सब हम अंडमान की बात कर रहे हैं, निकोबार्स की अब तक हमने बात नहीं की है। उत्तरी अंडमान में एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक, ठीक है। 738 मीटर हाइट है इसकी, और ये अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सेल्यूलर जेल की बात करते हैं जहां वीर सावरकर को रखा गया था, काला पानी की सज़ा होती थी, वो पोर्ट ब्लेयर में ही है जो कि दक्षिण अंडमान में स्थापित है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चैनल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अंडमान में सबसे ऊपर आता है उत्तरी अंडमान। अगर ये उत्तरी अंडमान है और ये म्यांमार है, म्यांमार का एक द्वीप है, म्यांमार देश का कब्जा है उस द्वीप पर, मतलब एक उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस द्वीप का नाम है कोको, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ के चलिए, यहाँ पे अगर अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे अंडमान और निकोबार से, और हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये है, इसको कहा जाता है कोको चैनल, कोको चैनल। और कोको चैनल किसको अलग करता है? उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। उसके बाद एक चैनल आपको मिलेगा सुमात्रा के साथ इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पर, इसको बोलेंगे 9 डिग्री चैनल। हमने 10 डिग्री की बात कर ली थी। सुमात्रा के साथ आपका निकोबार लगता है, अंडमान नहीं लगता है, निकोबार है, और निकोबार के नीचे सुमात्रा के साथ 9 डिग्री चैनल। एक काम कीजिए, इसको 9 डिग्री को हम लोग बात करेंगे जब हम लोग निकोबार्स की बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चैनल और आता है, इस जगह से पार होता है। एक तो हमने कोको स्टेट की बात कर ली, यहाँ पे कोको चैनल है, ठीक है। और इस जगह पर मतलब दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है डंकन पास, डंकन पास या डंकन चैनल, ठीक है। इसका मेरा कहने का अर्थात ये है, एक है, इसको आपको याद रखना है, डंकन पास कहाँ पर है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। तो ये आपका पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हिस्सों में बांटा गया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। 572 छोटे बड़े द्वीप समूह है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिण अंडमान में है। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। साथ में उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करने का जो कार्य है वो कोको चैनल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी बात हमने अंडमान और निकोबार में सबसे पहले अंडमान के बारे में करी है। और एक हमने बात की सैंडल पीक की, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है यहाँ की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अंडमान के बाद निकोबार की तरफ चलते हैं। निकोबार दक्षिण में है अंडमान के, यहाँ से तो आपको कोई इशू होगी नहीं, ठीक है। 36 छोटे बड़े द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से और इन 36 छोटे बड़े द्वीपों को, ये चीज़ों को आप यहीं रहने दीजिएगा। 36 छोटे बड़े द्वीपों के बारे में आपको जानकारी रहना निकोबार के बारे में आवश्यक है। अंडमान की तरह इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 भाग कौन से हैं?
कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, ठीक है। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी अवस्थिति है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ इसकी सारी की सारी अवस्थिति है। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ निकोबार में ऊपर कार निकोबार मिलेगा, फिर ग्रेट निकोबार मिलेगा, फिर लिटिल निकोबार का आपको स्थिति मिलेगी। तो जो लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार एंड सुमात्रा की मैं बात कर रहा था, नीचे सुमात्रा पड़ेगा जो कि पूरे इंडोनेशियन प्रायद्वीप का एक देश है। सुमात्रा के मध्य आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा। जो दोनों को अलग कर रहा होगा, लिटिल निकोबार को सुमात्रा के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार, इसकी हमने बात करी पूर्णतः, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह में आगे की तरफ। निकोबार, अंडमान और निकोबार की हमने बात कर ली है। अब एक बड़ा फेमस इसकी बात कर लेते हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में आपने पढ़ा है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा एरिया प्लस साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आबादी, राज्यों में नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम आबादी और सबसे कम एरिया, ठीक है। कुल मिला के इसके 10 द्वीपों में आबादी है, ठीक है। 10 द्वीपों में इसकी आबादी पाई जाती है। कारावती इसकी कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ पे आप एक लक्षद्वीप की स्थिति को अगर समझेंगे तो अगर ये भारत है इस तरीके से, तो इस जगह पर लक्षद्वीप स्थापित है, इस जगह पर। लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर है मालदीव, मालदीव। और इनका जो और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और साथ ही साथ इंदिरा पॉइंट भी यहीं पर है जो कि डूब गया, जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ मिनिकॉय है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ डिग्री चैनल्स के बारे में हमें बात करनी बड़ी आवश्यक हो जाती है इस जगह पर। एक है आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल का काम ये है कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है, ठीक है जी। और एक है 6 डिग्री चैनल जिसकी हमको बात करनी है। 6 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव शहर है, मैं देश है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। देखिए मिनिकॉय की बात इसलिए हो रही है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और 8 डिग्री चैनल जो पास होता है, अगर ये मिनिकॉय है तो 8 डिग्री चैनल बाकी लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और उसके नीचे 6 डिग्री चैनल है, जो 6 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। क्योंकि हम 0 से काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है।
लक्षद्वीप के बारे में हमें यही सब चीज़ें जाननी थी। कुछ यहाँ विशेष सैंपेन टाइप की जनजातियाँ भी रहती हैं जो आज भी आदिम अवस्था में उपस्थित हैं। इन जनजातियों को आप पिछड़ेपन का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि 2014 में इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन 2014 के सेंट्रल इलेक्शन में इन्होंने पहली बार वोट डाला था। ठीक है, मानव सभ्यता का विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। कुछ द्वीप समूहों की और बात हम लोग इसके साथ कर लेंगे, और उसमें से एक अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पूरी हो चुकी हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बाद हम बात करेंगे व्हीलर द्वीप की। व्हीलर द्वीप या इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ समझिए, पुराना नाम इसका व्हीलर है, अभी अब्दुल कलाम द्वीप है। DRDO जो भारत के लिए मिसाइलें बनाती है, सैन्य उपकरण बनाती है, DRDO का प्रक्षेपास्त्र मतलब जो हथियार है, प्रक्षेपास्त्र का जो चेकिंग होती है, प्रक्षेपास्त्र को टेस्टिंग, प्रक्षेपास्त्र टेस्टिंग जोन है ये भारत सरकार का, भारत का। ठीक है, ये सारा का सारा। और साथ ही कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के करीब ये उपस्थित है। एक है व्हीलर द्वीप जिसके बारे में हमने अभी बात की। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. ठीक है, DRDO का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यहीं से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया आपका। इसके बाद आप आएंगे चौथे में, यह है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को आदिम ब्रिज भी कहते हैं। आदिम ब्रिज राम सेतु का भाग है, राम सेतु का भाग है। आदिम ब्रिज यहीं से शुरू होता है, तिरुवनंतपुरम के पास अवस्थित है पंबन द्वीप। पांचवा आइए न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप के बारे में आप लिखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादास्पद है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप किस जगह पे होगा? बंगाल की खाड़ी पर। आगे बढ़ेंगे, छठवां लिख लेते हैं, जहाँ पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, मतलब इसरो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करता है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा में ये द्वीप समूह है, ये द्वीप है। ठीक है, पुलिकट झील यहाँ उपस्थित है, और ये सारी की सारी अवस्थिति है आपकी आंध्र प्रदेश में। और इस द्वीप को बोला जाता है आपका, बड़ा फेमस नाम आपने कई बार सुना होगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये भारत के कुछ प्रमुख द्वीप समूह हैं जिनके बारे में हमें बात करनी थी, जो
अलग अलग तरीके से भारत के लिए महत्व रखते हैं, भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और ये एक पहला पार्ट हमने भारत के द्वीप समूह, ये जो मैंने टॉपिक लिखा था, ये टॉपिक हमारा यहाँ ओवर होता है, ख़त्म होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मैदान हैं, भारत के पठार हैं, इन संरचनाओं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा। दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं और दूसरा टॉपिक है भारत के पठार। ठीक है, भारत के पठारी संरचना के बारे में एक बार जिक्र कर लिया जाए तो एक भारत का अगर एक मैप बनाया जाए यहाँ पर, कुछ इस तरह से भारत का मैप लेकर चलेंगे और पठारों की बात करेंगे। देखिए, पठार के बारे में एक चीज़ आपको बताएं, आसपास की ज़मीन से उठा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हिल्स नहीं होती, जिसमें चोटियाँ नहीं होती हैं, और एक ऊपर आके एक बड़े विशाल क्षेत्र में, ये समतल क्षेत्र में बट गया होता है। लेकिन आसपास की जो ज़मीन होती है, आसपास का जो एरिया होता है, उससे इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम भारत के पठारों की बात कर रहे हैं। अब भारत के पठारों के अंतर्गत कई पठारों का हम जिक्र करेंगे, उनकी अवस्थिति, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जितना आपको जानना है। देखिए, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम हिमालय की बात करेंगे, पर्वत चोटियों की बात करेंगे, वो सब आपके लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज अ प्रीलिम्स बेस पर। लेकिन इनके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि हम ये भारत के पूरे भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ पर हम आगे बढ़ते हुए पहले पठार का नाम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का जो ये एरिया है बीहड़ का, ये जो पूरा क्षेत्र है, रीवा, सतना और ये चंबल नदी और बेतवा नदी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मालवा का पठार का। काली मृदा का क्षेत्र भी है, ये काली मृदा का क्षेत्र भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार की अगर आप बात करेंगे तो ये राजस्थान में अरावली रेंज से पहले का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा मेवाड़ का पठार का इलाका है। और धात्विक रूप से धात्विक खनिजों के आधार पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ तांबा मिलेगा, जस्ता मिलेगा। ठीक है, इन जगहों पर आपको चांदी मिलेगी। ठीक है, जो अरावली के जोन पे, अरावली के क्षेत्रों पे पाई जाती हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के पठार की। कर्नाटक का पठार, ठीक है, इस जगह पर फैला हुआ है कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप का ही भाग है। ठीक है, यह दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्कन का पठार है, आधे गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा एमपी और पूरा कर्नाटक। ठीक है, ये दक्कन का पठार है और ये कर्नाटक का। ठीक है, कपास उत्पादन क्षेत्र, काली मिट्टी। कोई अगर आपसे पूछ ले कि कर्नाटक का पठार किसका भाग है, तो कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार का ही भाग है। और दक्कन का जो पठार है सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत पठार है भारत का। ठीक है जी, कर्नाटक के पठार तक की बात हो गई। अब हम चौथे में चलते हैं, आंध्र का पठार। साथ में इसको तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। इन जगहों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर ये फैला हुआ है। ठीक है, और बाबा बुदान की पहाड़ियाँ जो हैं, बाबा बुदान लौह अयस्क क्षेत्र है, वो आपको कर्नाटक के पठार पर मिलेगा। ठीक है, जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पांचवा हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटे नागपुर के पठार में छत्तीसगढ़ का पठार प्लस शिलोंग प्लस बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, ये सारे पठार यहाँ आके शामिल होते हैं। ये सब इसी के हिस्से हैं, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा। बड़ा हिस्सा है, बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक फैला हुआ है। रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक खनिज, कोयला, लोहा इन जगहों से मिलते हैं। आर्थिक रूप से बड़ा इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का जो ये पठार चलता है, इसके बाद इस जगह पर मैंने आपको जिक्र किया शिलोंग के पठार का, ये शिलोंग रेंज है यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया छोटा नागपुर के पठार के साथ दिक्कत ही है। देखिए, जैसे आप अरावली पर्वत श्रेणी, उसका विस्तार दिल्ली तक है। ठीक है, रायसीना हिल्स जिस पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो अरावली का ही क्षेत्र है, लेकिन सालों साल अपरदन की वजह से अरावली का कटाव हो गया, वो इतना सा बची हुई है। यहाँ पे ये हुआ कि ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की सहायक नदियाँ और गंगा नदियों ने इन जगह पर, इस जगह पर इतना ज़्यादा अवसाद इकट्ठा किया। अवसाद इन द सेंस कि जलोढ़ मृदा, ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा की कि इस जगह पर छोटा नागपुर के पठारी हिस्सा ये है ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि 2000 से 3000 मीटर तक तो सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मृदा का संकेंद्रण इस जगह पर हो गया है। और इसी जगह को मैंने उस टाइम पहली क्लास में आपको बताया था, इसे कहा जाता है मालदा गैप। ठीक है, ये जो गैप पैदा हुआ है ना शिलोंग के पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच, इसे मालदा गैप कहा जाता है। ठीक है, हमने द्वीप समूहों की इसके पहले बात की है, तो एक चीज़ याद रखिए, मेरे ध्यान में आया, कई द्वीप समूह नदियों के मुहाने पर बनते हैं, नदियों के अफवाह तंत्र में बनते हैं। जैसे एक माजुली द्वीप है जो कि असम में बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है बहते हुए और बीच में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और बीच में उस द्वीप का निर्माण करती है। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। लेकिन आज हमने ऐसे द्वीपों की बात की है जो कि हिंद महासागर या अरब सागर में अवस्थित हैं। ठीक है, जो नदियों के साथ द्वीप है उनकी बात हम नदियों के साथ करेंगे, इसीलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूटी हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है, अफवाह तंत्र के साथ वो आपकी सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मालदा गैप का इलाका आ जाता है जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, और ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भारत के पठार का संपूर्ण हिस्सा है और भारत के पठार की अवस्थिति है। ठीक है, और हमने भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में अब स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। धीरे से हम मैदानी क्षेत्रों की बातें करेंगे। मैदानी क्षेत्रों के बाद आगे हम बढ़ेंगे और साथ में हिमालय पर्वत श्रेणी, उसका विभाजन, और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सारी पर्वत श्रेणियाँ जो आपको नीचे दोदा बेट्टा, नीलगिरी से लगाकर सतपुड़ा, शिलोंग रेंज, सतपुड़ा और मैकल रेंज से मिलाकर अरावली तक जाती हैं। इन सब के बारे में चर्चा कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।